नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 2.5 महीने से देश में जो उठापटक चल रही थी, आज 1 जून को वो खत्म हो गई। मतलब 7 चरण का मतदान आज 1 जून को खत्म हो चुका है और एग्जिट पोल आने का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। किसी एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है तो किसी एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को पहले से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में एनएमएफ न्यूज आपके लिए सबसे तेज और सटीक एग्जिट पोल लेकर आया है। क्या कुछ है इस एग्जिट पोल में, उसके लिए चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे बहुत खास मेहमान पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। 7 चरण का मतदान खत्म हो चुका है, अब आगे 4 जून का इंतजार है। लेकिन एग्जिट पोल्स जिस तरीके से आपने जो लगातार 2.5 महीने जमीन पर रहकर जो काम किया है और उसके बाद जो आपने आंकड़े तैयार किए हैं, जरा वो दर्शकों को बताइएगा। देखिए, मैं फाइनल आंकड़े बताऊं अभिषेक, उससे पहले जो मोटी मोटी बातें हैं वो समझनी चाहिए हर किसी को। इस बार का चुनाव मुझे जो महसूस हुआ, ये मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूं कि जो मैं घूमा हूं जितने भी राज्य में, मोदी बनाम राहुल का चुनाव नहीं था। और ये राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव नहीं बन सका। जैसे कि मैं जहां जहां भी गया, राम मंदिर मुझे बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा इसका। उसके बाद धारा 370 या फिर ये सब जो मंगलसूत्र वाला जो बात आया, ये सब मुझे जनता के बीच वो चर्चा नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए थी। मतलब स्टेज पे जो कहा जा रहा था और जनता के बीच जो चर्चा हो रही थी, उसमें मुझे फर्क दिखा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव जब शुरू हुआ था, लोकसभा चुनाव जी, मतलब कि आप अगर जनवरी फरवरी की बात करें तो वो लग रहा था कि बिल्कुल एक तरफा होगा, सामने कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे चरण दर चरण बीतते गए, ऐसा लगता गया कि चुनाव इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, ज्यादा क्लोज फाइट हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है किसी और का ऑब्जर्वेशन कुछ और है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि मोदी फैक्टर बीजेपी के लिए बहुत कारगर साबित हुआ। देखिए, अक्सर कई जगहों पे आपने सुना हो कैंडिडेट अच्छा नहीं है, मोदी जी तो अच्छे हैं पर कैंडिडेट अच्छा नहीं। ये एक क्रॉस नॉर्थ इंडिया, मतलब ये बात राजस्थान में भी मुझे सुनने को मिली, ये बात बिहार में भी सुनने को मिली कि अरे वोट तो दे रहे हैं पर कैंडिडेट अच्छा नहीं है, मोदी जी के नाम पर वोट कर रहा है। ये बातें आम लोगों में थी। तो ये मैंने महसूस किया। उसके बाद जो झारखंड में भी मैंने यही बात सुनी, बिहार में भी यही बात सुनी, राजस्थान में भी यही बात सुनी, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का इलाका है वो यही कह रहे थे कि यहां तो भाई मोदी जी के नाम पे पड़ रहा है। तो मोदी जी एक एक्स्ट्रा ऊंट फैक्टर जिसको बोलते हैं ना, वो थे। चौथी बात कि इंडिया गठबंधन अगर मेहनत करता, मेहनत की मैं बात कर रहा हूं, जैसे अकेले देखिए ना, मोदी जितनी सभाएं कर रहे थे, अमित शाह कर रहे थे, राजनाथ सिंह कर रहे थे, लगे हुए थे। मुझे इंडिया गठबंधन पता नहीं राहुल गांधी ने कितनी सभाएं की, अखिलेश यादव ने कितनी सभाएं की। मैं श्योर हूं कि मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या जो भी स्टार प्रचारक है उनसे कम होगी। योगी आदित्यनाथ, बहुत कम, ये सब कॉर्पोरेट बम्बिंग कर रहे, कम थे हर जगह। अब बताइए ना, झारखंड जैसे राज्य में 1 या 2 बार आए, मोदी लगभग सभी सीटों को टच किए। बिहार में भी यही 1-2 बार आए हैं राहुल गांधी वहां, लेकिन उससे पहले देखिएगा कि मोदी ने लगभग सभी सीटों को टच कर दिया। कांग्रेस मतलब लड़ भी तो 321 सीटों पर चुनाव है पंकज जी। तब तो और ज्यादा करना चाहिए था ना, तब तो 321 सीट टच करना चाहिए था। यंग है, एक आदमी 70 साल के आसपास का है। आप हाँ, तेजस्वी यादव ने, देखिए तेजस्वी यादव ने बिहार में, भले ही बाद में वो उनका कोई स्वास्थ्य का इशू आ गया, लेकिन वो सभा कर रहे थे। अखिलेश नहीं कर रहे थे। और कांग्रेस के बाकी नेता तो मुझे नहीं पता, टोकनिज्म के रूप में प्रियंका गांधी मुझे दिखी, बाकी लोग कहां थे मुझे नहीं समझ में आया। तो ये जो मोटा मोटी बातें थी वो समझ में आई। अब देखिए, आंकड़े की बात आपने कही जी, आंकड़े क्या कहते हैं आपके? अब बताइए, आप बताइए कि दक्षिण से शुरू करूं या उत्तर से करूं? दक्षिण से कर दीजिए, दक्षिण में बहुत मेहनत हुआ है इस बार, कन्याकुमारी में दक्षिण में बहुत मेहनत हुआ। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि पहली बार, पिछली बार 0 था, इस बार
तमिलनाडु में न सिर्फ बीजेपी का खाता खुल रहा है, बल्कि मेरे हिसाब से 3 सीटें जोड़ते जाएगा। तमिलनाडु में 2 से 3 सीटें, उसके बाद केरल में 1 सीट कंफर्म, जो मेरे आंकड़े, हाँ 1 सीट आ रही है, वो फ्लोटिंग नहीं है, नहीं है वहां। ऐसे तो 10 ऐसी सीटें हैं, नहीं ऐसे तो 10 ऐसी सीटें हैं जहां जमानत बचा ले जाएंगे बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, लेकिन जो थ्रेशोल्ड जो बोलते हैं ना, जो जीतने वाली सीट है, 2 सीटों पे कड़ा मुकाबला था। चुनाव के बाद जो मैंने आंकड़े निकाले, जो जिस एजेंसी जो जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ था, जिन्होंने आंकड़े निकाले, वो 1 सीट दे रहे हैं। तो तमिलनाडु लिखते जाइए 2 से 3, केरल 1। तेलंगाना में सरप्राइज है, सरप्राइज ये है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें थी, इस बार डबल डिजिट में सीटें आ रही हैं, और पूरी तरह बर्बाद हो गई है BRS। पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति थे, फिर बाद में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब जगा तो भारत राष्ट्र समिति कर लिया अपने पार्टी का नाम, लेकिन इस बार वो बर्बाद हो गए बिल्कुल। और वो कहीं सिंगल डिजिट में ना आ जाए, मुझे ये डर है। और पूरा का पूरा लाभ इसका, जो BRS के वोटर थे वो मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट किए और बाकी वोटर बीजेपी की ओर शिफ्ट किए हैं, तो डबल डिजिट में है। मेरा जो अनुमान है 11 से 12 सीटें, वो तेलंगाना की मैं बात कर रहा हूं जी। आंध्र प्रदेश में पिछली बार 0 थी बीजेपी, इस बार 7 सीटें हैं। तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ गठबंधन किया था, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। ये 6 से 7 सीटें जीत रहे हैं, ठीक। और अंतिम में जो साउथ का जो राज्य आ गया वो कर्नाटक है। कर्नाटक में पिछली बार बीजेपी को 28 में 25 सीटें मिली थी, इस बार 2 सीटों का नुकसान है। मेरे हिसाब से 22 से 23 सीटें आ रही हैं। प्रज्वल रेवन्ना या कुछ पिछली और? बार 25 थी। कारण नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स उसके हैं, सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना का फैक्टर थी। लेकिन इस बार जैसे त्रिकोणीय लड़ाई में होता था हमेशा, इस बार एक फाइट था बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बीजेपी और लूज करती, लेकिन जेडीएस के साथ जो गठबंधन हुआ उससे बीजेपी ने बहुत रिकवर किया है। और खास करके लिंगायत और वोकालिगा पहली बार कई कंस्टिट्यूएंसी मुझे एक तरफ वोट देते दिखे, जबकि ये दोनों कम्युनिटी में आपस में पॉलिटिकल डिवाइड रहा है। लेकिन इस बार क्योंकि वोकालिगा के सबसे बड़े नेता HD देवगौड़ा साहब और लिंगायत के सबसे बड़े नेता येदुरप्पा साहब, और इन दोनों का मिलना, और फिर इन दोनों के बेटे का, देवगौड़ा के बेटे HD कुमारस्वामी का, और येदुरप्पा के बेटे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाया, दोनों का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, तो इससे बच गए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद 25 सीटें पिछली बार आई थी, 22 से 23 सीटें आ रही है। तो साउथ इंडिया में आपने जोड़ लिया कितना कितना हुआ? तमिलनाडु 2 से 3, तेलंगाना 10 से 11, आंध्र 6 से 7, और कर्नाटक 23। यही साउथ इंडिया का है। ठीक है, अब आइए किधर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पिछली बार बीजेपी को शायद 55-56 सीट थी। 62 + 2 64 सीटें थी। अच्छा, 64 सीटें थी। हाँ। लेकिन पिछली बार और इस बार में एक बड़ा फर्क यह है अभिषेक, की पिछली बार मायावती और अखिलेश एक साथ थे। बिल्कुल। और देखिए, आप लाख, ठीक है केमिस्ट्री कैसी भी हो, लेकिन जब 2 इतनी बड़ी पार्टियां एक साथ आती हैं तो उनके कुछ ना कुछ वोटर भी एक साथ आते ही हैं। इस बार मायावती अलग और अखिलेश ने यूपी के 2 छोरे, वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों साथ में। बाद में बहुत क्लोज फाइट हुआ स्थानीय इशू के कारण। और उत्तर प्रदेश की खासकर बात करूं तो कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि उन्होंने संविधान पर खतरा है जो नैरेटिव चलाया, उसका असर बीएसपी के वोटरों के बीच हुआ है। और ये कांग्रेस का भी कैलकुलेशन है, समाजवादी पार्टी का भी कैलकुलेशन है कि बीएसपी के बहुत सारे वोटर हमारी ओर आए हैं संविधान पर खतरे के नाम पर। लेकिन हमारे जमीनी आंकड़े ये कहते हैं कि बीएसपी को जो भी है, मेरे हिसाब से 2.5 से 3% वोट मिल रही है इस बार के चुनाव में। और उसके बाद जो भी उनके वोटर का शिफ्टिंग हुआ है वो दोनों तरफ हुआ है। मतलब बीजेपी की ओर ज्यादा किधर गया? बहुत सारे वोटर शिफ्ट हुए, ज्यादा बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है।
और ऊपर वो से संविधान जयंत चौधरी साथ आ जाते हैं और राजभर भी साथ आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा था कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 हुआ और जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ, इसमें बीजेपी के पास प्लस फैक्टर क्या क्या है। जयंत चौधरी का आना एक, समाजवादी पार्टी और बसपा का बिखराव दूसरा, राजभर वगैरह का आना, जो छोटी छोटी पार्टियों का जो इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है, इसके बावजूद जो सामाजिक समीकरण तो बिल्कुल एनडीए के पक्ष में, लेकिन इसके बावजूद मैं ये देख पा रहा हूं कि बीजेपी की सीटें तो बढ़ रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की भी सीटें बढ़ रही हैं। कांग्रेस को सिर्फ एक सीट आ रही है अभिषेक, मैं साफ साफ बता रहा हूं, सिर्फ रायबरेली की सीट है वो, बस सिर्फ एक सिंगल नहीं, सीट है। समाजवादी पार्टी कहां सीटें बढ़ाई? 5 सीटें थी उसके पास। नहीं, 5 सीटें थी, लेकिन इस बार उसकी सीटें बढ़ सकती है, 1 बढ़े 2 बढ़े। कांग्रेस की 1 सीट आएगी, जो भी एक जो रायबरेली वाली सीट बताओ। इसके अलावा सभी सीटें, मायावती का हमारे एग्जिट पोल में एक भी सीट नहीं आ रहा। बीजेपी का कितना है? 70 या 70 प्लस? अब 7 में बोल रहा हूं, 7 से 8 समाजवादी पार्टी, 1 कांग्रेस, चलिए 8 मान लीजिए, 8 1 9 हुआ। तो मतलब आप मोटा मोटा कह रहे हैं कि 70 सीटें आ जाएंगी बीजेपी की यहां? 70 से प्लस है, 70 प्लस है, 70 आ जाए 71 आ जाए, यही दोनों में फिगर में रहेगा, 70 71। चलिए बिहार, जो बिहार में इस बार कुछ अलग हुआ है, अजीब। देखिए, सामाजिक समीकरण की बात करें तो नीतीश भी इधर थे, बीजेपी भी एक तरफ थी, फिर जीतन राम मांझी हो गए, चिराग पासवान हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, जितने छोटे छोटे मतलब सब एक साथ कंबाइन कर लिया था। तो सामाजिक समीकरण फॉर्मिडेबली एनडीए के पक्ष में था। लेकिन तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने, मैं साफ साफ बता रहा हूं कि वहां तेजस्वी यादव ने बहुत टैक्टिकली उन जातियों को टिकट दिया है अपनी पार्टी से जो आमतौर पर आरजेडी की पारंपरिक वोटर नहीं थे। जैसे बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोगों को दे दिया। वोटर घटा वो बीजेपी का। हाँ, तो देखिए, अब लालू यादव देखिए यहाँ ना, समीकरण के भरोसे रहे। महाराष्ट्र और बिहार ना फ्लोटिंग राज्य हैं फिलहाल, पता नहीं कहां क्या है। तो नीतीश कुमार की छवि का असर है, जेडीएस का वोट आरजेडी को ट्रांसफर हुआ है या बीजेपी का? नहीं, नीतीश कुमार की छवि भले ही नेशनल मीडिया में जितनी खराब हुई है, लेकिन उनके जो कोर वोटर हैं, हाँ, जो आमतौर पे साइलेंट वोटर हैं, हाँ, मैं बताता हूं, आप जब बीच चौराहे पे जाइएगा ना, तो सारे राजपूत, भूमिहार, यादव, मुस्लिम पूरा ये हिला देंगे, दुनिया हिला देंगे, माथे पे उठा लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे। नीतीश कुमार का वोटर क्या है? वो पान की दुकान पे बैठ के पान लगाता रहेगा, चुपचाप सुनता रहेगा कि ये कह क्या रहे हैं, वो नहीं बोलेगा, उसका धंधा है। कल को जाके मारपीट करेंगे, तो वो चुप है, साइलेंट वोटर है वो नाई देख लीजिए, धोबी देख लीजिए, वो जो पंसारी है वो देख लीजिए, ये नीतीश कुमार का वोटर है। ये संख्या में गांव में मान लिया कि 4 घर अगर कहार है और यादवों का गांव है या भूमिहारों का गांव है या राजपूतों का गांव है, तो वो बोलेगा नहीं। वो सब बोलेंगे तो ये भी बोलेगा कि हाँ, बाबू लोग जिधर कह रहे हैं हम भी उधर ही हैं। लेकिन ईवीएम में जाके किसको दबाएगा ये नहीं पता। ये नीतीश कुमार के स्ट्रेंथ है और उनको ताकत दी है नीतीश कुमार ने। रंगदारी गुंडागर्दी जब होती है ना, तो ये जो कमजोर तबके है ना, इनको परेशानी होती है, धंधे वाले लोगों को परेशानी होती है। तो नीतीश कुमार का वोटर आपको दिखेगा नहीं, बोलने के लिए तैयार भी नहीं होगा। चलिए मोटा मोटा बताइए, बिहार क्या कह रहा है इस बार? बिहार के आंकड़े क्या मैं बता रहा हूं, मेरे हिसाब से बिहार में एनडीए 33 से 35 सीट है। मतलब नुकसान है? हाँ बिल्कुल, 40 में 39 था, तो मैं 33 से 35 बोल रहा हूं। 4-5 सीटों का नुकसान। मैंने 2 सीटों, मैंने नहीं, रेंज में इसलिए बता रहा हूं कि ये जो 3 सीटें हैं ना, एक मैं काराकाट वाली सीट को लेकर चल रहा हूं, ये ऑन होल्ड रखा है। पवन सिंह जीत नहीं रहे हैं, इस बात की गारंटी है, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए, लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा को कहीं नुकसान करा के उन्हें हरवा न दे, इसलिए मैंने उस सीट को होल्ड पे रखा है। इसलिए 33 से 35 वो सीट एक है, और एक सीट है जहानाबाद वाली सीट, जहां आज चल रही है कि जहां डायरेक्ट फाइट था एनडीए के चंद्रवंशी में और सुरेंद्र यादव में, लेकिन वहां पे पूर्व सांसद अरुण कुमार हाथी छाप पे खड़े हो गए। अब वो नहीं रहे इसकी गारंटी, लेकिन जो भी वोट काट रहे हैं ना, वो एनडीए का काट रहे हैं। देखना ये होगा चुनाव खत्म होते होते कि इतना क्या काट सके हैं कि एनडीए को हरवा दे। 33 से 35 रखा, अगर हारा तो 33 और ये दोनों जीत गए तो 35, बस यही। चलिए, महाराष्ट्र भी इसी कड़ी में एक फ्लोटिंग स्टेट है।
एनसीपी के 2 धड़े हो गए, शिवसेना के 2 धड़े हो गए। तो संवेदनशील वोट है, या फिर कहें कि वो शरद पवार के पास है, उद्धव ठाकरे के पास है, या फिर अजीत पवार या फिर एकनाथ शिंदे के पास है। और बीजेपी को पर्सनल लेवल पे जो 16 सीटें थी वो नुकसान में है या बराबर है? नहीं, हमारे जो आंकड़े बता रहे हैं, बीजेपी को उतनी ही सीटें मिल रही है जितनी मिली थी, जितनी 19 में थी। लेकिन कम कहां रही है। पिछली बार जैसे शिवसेना बीजेपी के साथ थी, तो शिवसेना की सीटें जो है ना वो बाइफरकेट हो रही है। मैं साफ साफ बता रहा हूं, वो 60-40 का रेशियो है। एकनाथ शिंदे को, शिवसेना के जो वोटर हैं वो 40% सिर्फ एकनाथ शिंदे की ओर गए और 60% उद्धव ठाकरे की ओर गए, जो वहां के आंकड़े बता रहे हैं। एक सिंपैथी है, सिंपैथी इसलिए नहीं कि उद्धव ठाकरे ने कुछ अलग किया है, बस बेचारे की पार्टी तोड़ दी, वो ईडी सीबीआई से परेशान कर दिया, इस तरह का जो सेंटिमेंट है ना वो 5-10% प्लस है इनके तरफ, इसलिए मैंने 60-40 कहा है। तो वो जो डिवीजन हुआ है ना, उसका देखिए, बीजेपी या मतलब एनडीए की ओवरऑल सीटें 2019 से कम आ रही है, लेकिन इन्होंने किसी तरह, अगर मान लिया कि शिवसेना नहीं टूटती या एनसीपी नहीं टूटती, तब तो ये बर्बाद थे। इन्होंने अपने आप को बचाया है एकनाथ शिंदे को अपने साथ लाकर और अजीत पवार को अपने साथ लाकर। अजीत पवार के साथ उल्टा केस है, अजीत पवार वाले गुट को शरद पवार वाले गुट से ज्यादा सीटें आ रही है, लेकिन इधर जो है उद्धव ठाकरे को ज्यादा आ रही है, एकनाथ शिंदे को कम आ रही है। अब ये पता नहीं कैसा है, लेकिन मेरे अनुसार जो हमारा जो आंकड़ा कहता है, पिछली बार के मुकाबले 6 से 7 सीटों का नुकसान है एनडीए को ओवरऑल। मतलब 41 सीटें 2019 में थी, इस बार आप कह रहे हैं कि 34 से 35 सीटें? नहीं, 33-34 सीट आ रही है इनकी, एनडीए की। बंगाल की अगर बात करें, बंगाल ब्राइट स्पॉट, बंगाल और उड़ीसा एनडीए के लिहाज से हमने जो देखा है, आज अभी भी वोटिंग चल रही है, मैं ओवरऑल नहीं दे रहा, लेकिन 1 से 45% वोट शेयर है बीजेपी का वहां। 45% 45% जी, 41 से 45%, 41 to 45% वोट शेयर बीजेपी का है। ऐसे राज्य में जहां ट्रायंगुलर फाइट है, अब भले ही सीपीएम और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन तो है ना, हर सीट पे चुनाव तो लड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लाएंगे। मान लिया कि 2%, 4%, 10%, मेरे हिसाब से सीपीएम और कांग्रेस मिला के ऑन एवरेज 12 से 15% वोट ला रही है, खराब से खराब हालत में। तो 12 से 15% अगर सीपीएम और कांग्रेस की ओर है, सीट कितनी निकलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 45% बीजेपी के पास है तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर रही है। अभिषेक, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है। वोट शेयर की अगर मैं बात करूं, 2019 में 40% था, 1-2% का जो है गैपिंग था। अगर 5% आप बता रहे हैं कि वोट परसेंट बढ़ जाएगा, तो सीटें ऑब्वियसली 3 से 5% बढ़ा है, 3 से 5% बढ़ा है वोट शेयर, और सीटों में ज्यादा दिखेगा ये। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 23 से 26 सीट के बीच बीजेपी ला रही है बंगाल में, आप देख लीजिएगा। ठीक है। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में बहुत उठापटक है, मुख्यमंत्री बदल दिया गया, हरियाणा में जेजेपी टूट गई, फिर नायाब सिंह सैनी को भी हटाने की कोशिश की गई। इन सब के बावजूद सिर्फ एक सीट जा रहा है कांग्रेस के हिस्से में, इन सारे उठापटक के बावजूद, और बाकी बीजेपी के हिस्से में आ रही। ठीक है, मोटा मोटी देश का राजू बता दीजिए, एग्जिट पोल क्या है आपका पूरे देश का? अब जो हमारा एग्जिट पोल है, वो बीजेपी को, वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 39 से 41% अकेले वोट मिल रहे हैं, 39 to 41%। और एनडीए कंबाइंड अगर कर लिया जाए तो एनडीए को 46% वोट मिल रहे हैं इस चुनाव में। मतलब जो वोट परसेंट 2019 में 37% बीजेपी के पास था, उसमें आप 2 से 4% की बढ़त बता रहे हैं। बढ़त बता रहे हैं, और ओवरऑल में एनडीए की अगर बात करें ना, तो 8 से 9% का इजाफा है वोट में, वोट शेयर में। और इसमें उड़ीसा का योगदान है, बंगाल का योगदान है, और दक्षिण भारत का योगदान है। उड़ीसा, बंगाल, दक्षिण भारत में बीजेपी ने अपने वोट शेयर बढ़ाए, वेस्ट इंडिया में होल्ड किया है,
सिर्फ बिहार, राजस्थान और एक दो छोटे छोटे राज्य है जहां पे ये थोड़ा सा कम हो रहे हैं। बाकी महाराष्ट्र, माफ कीजिए, जी, हर जगह इनका वोट शेयर बढ़ रहा है। राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र को छोड़ के हर जगह बढ़ाया है। ठीक है। पूरे देश में कितना? आवाज आ रही मेरी? जी जी जी, आ रही है। एक सेकंड। जी बोलिए। तो कई राज्य में आपको ऐसे भी हैं जो बता दूं 2019 में जहां क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था, वहां गुजरात जो है क्लीन स्वीप किया था, हरियाणा क्लीन स्वीप किया था, हिमाचल क्लीन स्वीप था और आपका उत्तराखंड भी क्लीन स्वीप था। तो कई राज्य, तकरीबन 10 राज्य ऐसे थे जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन इस बार थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन भरपाई भी दक्षिण की तरफ से, बंगाल से हो रही है। पंकज जी, एक बार आखिर में मोटा मोटी बता दीजिए आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? क्या 370 पार बीजेपी, 400 पार एनडीए या फिर कुछ कम? मेरे हिसाब से बीजेपी अपने दम पे 320 से 326 सीट बीजेपी, और एनडीए जो है ओवरऑल 346 टू 353 सीट आ रही है। मतलब 350 सीटें मोटा मोटी मान ली जाए। अच्छा, कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस अकेला कांग्रेस कितना लेकर आएगी? कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस का नहीं, हमारे एग्जिट पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन को 35% वोट मिल रहे हैं। इधर जो मैंने बताया ना कि 46% है, इंडिया गठबंधन को 35% वोट है। मतलब वोट का डिफरेंस लगभग 11-12% है। नहीं, मैं फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े देख रहा था, अभी वो 42 सीटें दे रहा है कांग्रेस को। मेरे हिसाब से फौलादी सट्टा बाजार 42 दे रहा है। 45 से 47 सीट कांग्रेस को अकेले आ रही है, 45 टू 47। देख लीजिएगा। मतलब बढ़त है। इंडिया गठ क्या बढ़त है? 56 सीट है, 45 सीट आ गई आप कह रहे हैं। बीजेपी को बढ़त है पंकज जी, वो तो 52 थी। नहीं, बीजेपी को बढ़त है। कांग्रेस फिर से मतलब कि अपना 2014 वाला परफॉर्मेंस दोहरा रहा है। हाँ। तो और ओवरऑल इंडिया गठबंधन को 105 से 110 सीटें आ रही है ओवरऑल। एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट होगा 4 तारीख में? अब आई डोंट नो, अपना अपना स्टडी है सबका। अब हो सकता है कि किसी का सही, किसी का गलत। अच्छा, आपका आधार क्या रहा है? मैं बता रहा हूं, आपने बताया कि 2 से 4% बढ़ रहा है, उस आधार पे आपने सीटें बढ़ाई हैं? क्योंकि आप ही ने बताया कि चुनाव इस बार नेशनलाइज नहीं हो सका, राष्ट्रवाद का कोई मुद्दा नहीं था, कोई बालाकोट नहीं था, कोई स्ट्राइक नहीं था, इस बार कुछ नहीं था। लोकल कैंडिडेट्स के लिए जरूर जो है मन में द्वेष भावना वोटरों की थी। लास्ट कमेंट करिएगा पंकज जी। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा आधार ये है कि साउथ की एक एजेंसी है जिसके साथ मिलकर मैंने काम किया है। उत्तर भारत के जितने सेफोलॉजिस्ट हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दक्षिण भारत इसलिए क्योंकि उत्तर भारत के जितने सेफोलॉजिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं लोकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो जब साउथ वाले नॉर्थ में अगर करेंगे ना तो वो ज्यादा न्यूट्रल होके करते हैं, वो सबके पास पहुंचते हैं। तो मुझे लगा कि वो ज्यादा सटीक है। और उसी तरह साउथ इंडिया का जब सर्वे किया तो मैं एक नॉर्थ की एजेंसी के साथ, ताकि यहां जाके उनको चेन्नई से कोई मतलब नहीं, केरला से कोई मतलब, तेलंगाना में तो वो जाके फिर सबके साथ मिलते, मतलब वो लोकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होते। इस बार बताइए कि सीट मैं क्यों बढ़ा रहा हूं? क्योंकि दक्षिण भारत में एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें आ रही है, सिवाय डीएमके। कोई भी इनका जो सहयोगी दक्षिण भारत में कोई भी हो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। और सीपीआई के साथ तो लड़ ही रहे हैं केरला में, वो तो अपोजिशन है वहां पे। चलिए, और जो सीटें घटी हैं कांग्रेस की, वो मेजर चंग घटा है केरल में। केरल में पिछली बार 11 सीटें आ गई थी। दोबारा बोलिएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि केरल में एक सीट छोड़ के सब आ गई थी पिछली बार। हाँ। इस बार सीपीआई वहां रिकवर कर रही है। देखिए, बीजेपी को एक ही आ रहा है वहां पे, लेकिन सीपीआई का ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए कांग्रेस वहां बल्क में कम हो रही है। पिछली बार कांग्रेस ने पंजाब में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार पंजाब का आपने पूछा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आम आदमी पार्टी एक अलग, लड़ाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच है ना? नहीं, इस बार बीजेपी ने लास्ट मोमेंट पे बहुत कुछ खेला किया है वहां पे।
तो एक नहीं, बीजेपी के जो कैंडिडेट्स बीजेपी हैं लोकल एरियाज में तो उन्हें घुसने नहीं दिया, शहरी क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार नहीं किया। घुसने दिया। नहीं तो मैं कहां कह रहा हूं शहर में ही आ जाएंगे। मैं कहां कह रहा हूं कि गांव में लाना है बीजेपी को। बीजेपी को तो 1 से 2 सीट आ ही रही है। वो 2 सीटें लेकिन उसके पास पहले भी थी अकाली के साथ मिलकर। हाँ, अकाली के साथ मिलकर थी, लेकिन इस बार खुद से आ रही हैं, तो इसका तो नुकसान हुआ नहीं। तो नुकसान किसका हुआ? कांग्रेस की बहुत सारी सीटें आई थी जो इस बार आम आदमी पार्टी ने कर ली सेंधमारी। आम आदमी पार्टी अगर सीट कहीं जीत रही है तो पंजाब में जीत रही है, बाकी कहीं नहीं जीत रही है। दिल्ली में 0 है, हरियाणा में 0 है, गुजरात में 0 है, कहीं जीत ही नहीं रहे। जो जीत रहे थे पंजाब में जीत रहे। अब बताइए, जहां बल्क में कांग्रेस को आया था पंजाब और केरला, वहीं डाउनफॉल हो रहा है। तो अब बताइए आ कहां रहा है? उत्तर प्रदेश में 17 सीटें लड़ रहे हैं। लड़ने दीजिए ना, मना थोड़ी है। 81 लड़ लेते, जीतना भी पड़ता है, लड़ना सिर्फ नहीं पड़ता है। तो मतलब पंजाब में सीट आ रही सबसे है बड़ी यूपी पार्टी में। लोकसभा के लिहाज से भी आम आदमी पार्टी बनकर ही उभरने वाली है, आपका आंकड़ा ये कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस बिल्कुल, का बिल्कुल। हाल वही खस्ता। नहीं, और भगवंत मान को हटाकर और चड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस नैरेटिव का भी बहुत कुछ फायदा हुआ है। पंजाबी लोग बोल रहे कि है ऐसे कैसे? अच्छा, इस भगवंत narrative मान में अगर कुछ जीत दम जाएगा है तो या उनको कैसे नहीं? हटा देगा? नहीं, वो फैलाया गया था। देखिए, मतलब जैसे अभी केजरीवाल ने अरविंद कहा कि शाह केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ को हटाएंगे, उसका ही जो है वो बैकफायर कर दिया। नहीं, केजरीवाल तो बहुत कुछ बोलते हैं। पहले में हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, उदय भाई बहुत अच्छे आदमी थे। देखिए, वैक्सीन नहीं लेने दे रहे मोदी जी, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी बोलते रहे, उसका कुछ। अभी पता चल रहा था कि 20 साल से उनको डायबिटीज था, और अभी 10 साल से पता नहीं क्या हो गया था। मतलब जिस तरह के वो बता रहे हैं, जितने सारे टेस्ट उन्होंने दिखाए हैं, मुझे लगा HIV और प्रेगनेंसी टेस्ट छोड़ के सारे टेस्ट थे उनके कि करवाना है उनको। नहीं पंकज जी, ऐसा वो थोड़ी बीमार है क्या? उसमें तो कुछ कोई शक और संशय नहीं है। नहीं बीमार हैं, लेकिन वो बीमारी का बहाना बनाकर जेल से नहीं भाई। बहुत अच्छे डॉक्टर है तिहाड़ के, घबराइए नहीं। उनको 5 डॉक्टर चाहिए, 7 डॉक्टर चाहिए, पूरी मेडिकल टीम बनाकर दी जाएगी, घर से बेहतर इलाज हो जाएगा। लेकिन इस बहाना बनाकर अगर ये कहेंगे कि दिन रात सुबह से शाम तक पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और जब जेल जाने की बारी आई तो हाल में पहले बहुत बीमार था, 20 साल से डायबिटीज था, 10 बहुत साल बहुत से धन्यवाद कैंसर था, पंकज जी, कीटोन आपने में हमें बढ़ रहा वक्त है। दिया, हमारे साथ आंकड़े साझा किए। अब देखना होगा आपका जो एग्जिट पोल है वो 4 तारीख में कितना एग्जैक्ट होता है। आपने कहा है NDA 350 तक पहुंच सकती है, 356 तक, और अकेले बीजेपी 320 से 325-26 तक पहुंच सकती है। मतलब बढ़त है, और वोट शेयर भी 2 से 4% आपने बढ़ता हुआ दिखाया है। तो अब देखना होगा, 4 तारीख का इंतजार करना होगा, क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। ये चर्चा आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।